YouTube channel SS Chemistry. I hope you all are doing good. ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों, इसमें हम विलेन के अणुशक्ति गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे और हमने थ्योरी पढ़ी थी। पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे 5 मिनट कि प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आपको ये वीडियो में देख पा रहे बच्चों, इसलिए पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था विलेन क्या होता है और विलेन के घटक के बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने विलेन के कंसंट्रेशन टर्म को व्यक्त करने के लिए कई सारी डिफिनेशंस देखी थी, जैसे कि भार, आयतन, प्रतिशतता, भार बटे भार प्रतिशतता और आयतन बटे आयतन प्रतिशतता, मूलरता, मूललता, नॉर्मलता और मोल फ्रैक्शन, और हमने इनके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलेन के अणुसंघ गुणधर्म। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिफिनेशन कह रही है विलेन के वह भौतिक गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? अणुसंघ गुणधर्म जो हमारे पास विलेन है उसमें जो विलेय के अणु हैं, जितने अणु हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। और इसे एक नोट मैं बाद में लिखाऊंगी कि जो अणुसंघ गुणधर्म है वो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि इसके नेचर पर, यानी और ना ही विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करती है, ना कि उसकी स्ट्रक्चर पर ही। जो विलेय के अणु है स्ट्रक्चर कैसी उनका समय निर्भर नहीं करता, सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। तो कौन कौन से अणुसंघ गुणधर्म है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? पहला पराक्षण का हम पढ़ेंगे और हिमांक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इसी को हम राउल्ट लॉ भी कहते हैं। तो ज्ञान में उन्नयन। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमने क्या देखा कि अणुसंघ गुणधर्म जो है वो केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, यानी कि एक विलेन में नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं, सिर्फ इस बात पर आपके अणुसंघ गुणधर्म निर्भर करते हैं। अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर नहीं करते? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, विलेय की प्रकृति पर, यानी कि विलेय की हमारी प्रकृति कैसी है इस बात पर अणुसंघ गुणधर्म निर्भर नहीं करता। और दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का संगठन कैसा है इस बात पर भी अणुसंघ गुणधर्म नहीं निर्भर करता। स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि विलेय की संरचना कैसी है इस बात से भी अणुसंघ गुणधर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी इस छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन है हमारी विश्रण यानी डिफ्यूजन। ये वह प्रोसेस है जिसमें विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कण यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी कि जो विलेय के कण हैं जहाँ कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ जाते हैं जहाँ कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कम है उस तरफ अपने आप ही गति करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बाहर से उसमें कोई बल लगाना पड़ रहा है, कोई दाब लगाना पड़ रहा है, फिर हमें उसको कुछ काम करना पड़ रहा है। ये विश्रण की जो प्रक्रिया होती है ये स्वयं होती है, मतलब खुद से ही विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मान लो कांची ग्लास लो आप, उसमें कोई रंग का टुकड़ा डाल दो तो वो जो रंग का टुकड़ा है वो खुद ही पानी में अपने आप पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि समान रूप से अगर आप लाल रंग का टुकड़ा उस पानी में डाल दो तो पूरा पानी एक जैसा ही डालेगा। जैसे कि मान लो अगर बत्ती जब आप जलाते हो या फिर धूप बत्ती, उसी खुशबू पूरी कमरे में फैल जाती है। तो वैसे मतलब अपने आप फैली, आपने उसमें कुछ काम तो किया नहीं, वैसे ही। और एक अब अगर आप बायो स्प्रेड हो तो मिश्रण की प्रक्रिया से ही जो है पानी
जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को ऑब्जर्व करके ऊपर की तरफ, यानी कि ज़मीन से पानी लेते हैं तो ज़मीन में तो पानी ज़्यादा हुआ, यानी कि उच्च सांद्रता हुई ज़मीन में, और पेड़ की ऊपर जब ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर पानी की मात्रा नहीं है, तो उसे ऊपर ले जाने के लिए मिश्रण की प्रक्रिया का यूज़ करते हैं किसने, प्लांट्स में, यानी कि पौधों में। दूसरा टर्म है पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस। विलायक के अणुओं का, इसमें याद रखना मिश्रण में विलय के अणु गति करते हैं और पराशरण में आपके विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता से, यानी कि कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में गति करना पराशरण कहलाता है। पराशरण दो प्रकार से होता है, बाह्यपराशरण और अंतःपराशरण। और पराशरण में ये मतलब खुद से नहीं होता है, इसमें हमें बाहर से दाब लगाना पड़ता है, तब ये पराशरण की प्रक्रिया होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली प्रबल होनी चाहिए। हमारा पराशरण में अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले हम देखते हैं कि ये आखिर है क्या, समझते हैं। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं के प्रति तो पारगम्य होती है, मतलब कि विलायक को तो अपने आप से होकर, यानी कि खुद से होकर गुजरने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं। वह ऐसी झिल्ली हमारी क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला, जंतु एवं वनस्पति चर्म और कृत्रिम रूप से निर्मित कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCl का होल 6। और आपका जो अंडे का कवच होता है बाहर का, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पराशरण में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो हमने दो प्रकार पढ़ी थी पराशरण की, क्या थे, बाह्यपराशरण, अंतःपराशरण। जैसे कि आपको बाह्यपराशरण अंतःपराशरण के क्रम से ही साफ साफ आपको डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगी कि बाह्यपराशरण का मतलब क्या है और अंतःपराशरण का मतलब क्या है। तो बाह्यपराशरण का मतलब होता है कि जिसमें विलायक के अणु या कण अंतर से बाहर की ओर गति करते हैं वो बाह्यपराशरण कहलाता है, और जिसमें विलायक के कण बाहर से अंदर की ओर गति करते हैं वो अंतःपराशरण कहलाता है। बाह्यपराशरण का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग कि जैसे अंगूर लिए आपने, उससे एक गाढ़े शीरे, तो शीरा क्या हो गया आपका, मिलन है ना। इसमें आपने जैसे अंगूर को उसमें डाला तो जो अंगूर के अंदर कण थे उन्होंने बाहर की तरफ मूवमेंट करी, यानी कि जो हमने शीरा डाला था उस शीरे की तरफ अंगूर से लाल कण निकल कर चले गए, जिससे कि जो अंगूर हमारा क्या हुआ, सिकुड़ गया। ओके। पर अंतःपराशरण में है, इसमें विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर आते हैं। जैसे कि किशमिश को हमने पानी में डाल दिया तो किशमिश फूल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से विलायक जो है किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण वो फूल जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विषरण और पराशरण में